हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम स्टाइल बाज़ार के बारे में बात करेंगे। स्टाइल बाज़ार ने अपने क्वार्टर टू के रिजल्ट्स और H1 FY26 के रिजल्ट्स रिलीज़ किए रिसेंटली और उनका कॉन कॉल भी हुआ है। बट आपको अभी तक मालूम पड़ गया रहेगा कि स्टाइल बाज़ार के रिजल्ट्स फिनोमिनल आए थे नंबर वाइज। आई मीन ग्रोथ वाइज इन्होंने क्वार्टर ऑन क्वार्टर 70% से ज़्यादा और प्रॉफिट वाइज तो 600% से ज़्यादा कर दिया था। बट फिर भी आपने नोटिस किया होगा कि स्टाइल बाज़ार का स्टॉक रिजल्ट के दिन पे इट वाज़ मोर देन 5% डाउन और अभी अपने 300 के लेवल्स पे टेस्ट कर रहा है वो। 300 के लेवल्स को टेस्ट कर रहा है, आई गेस वो ब्रेक भी कर ही देगा। जैसे रिजल्ट्स हैं ना इसके, मतलब अगर आप ऊपर से देखेंगे ना तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स लगते हैं। बट व्हेन यू डीप डाइव इनटू द रिजल्ट्स और कॉन कॉल सुनते हैं ना आप, तो आपको समझ में आएगा कि व्हाई द मार्केट इज़ पनिशिंग दिस स्टॉक। सो स्टार्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और स्टार्ट करते हैं कि स्टाइल बाज़ार करता क्या है। सो इफ वी सी हियर कि स्टाइल बाज़ार इज़ वैल्यू फैशन रिटेलर बेस्ड आउट ऑफ कोलकाता। कोलकाता में इसका मतलब एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। उसके अलावा इसका स्ट्रॉन्ग रिटेल फुटप्रिंट है ईस्टर्न इंडिया में और स्पेसिफ़िकली अगर ईस्टर्न इंडिया की बात करें तो स्पेसिफ़िकली ओडिशा और वेस्ट बंगाल की तरफ है। उसके अलावा कंपनी के 250 स्टोर्स हैं और 250 स्टोर्स एज़ ऑफ 30 दिसंबर 2025 और कंपनी की गाइडेंस है कि ये 40 टू 50 स्टोर्स यही साल में ऐड करने वाले हैं और वो गाइडेंस जो इन्होंने दी है 40 टू 50 स्टोर्स ओपन करने की, उसमें से आई गेस 27 या 37 स्टोर्स उन्होंने ऑलरेडी ओपन कर दिए हैं। वो मैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो आपको बता दूँगा कि कितने इन्होंने किए हैं। सो मोटा-मोटी 250 स्टोर्स हैं और 40 से 50 स्टोर्स ये लोग ऐड करेंगे। सो अगर इनकी प्रोडक्ट ऑफरिंग देखेंगे तो इनकी प्रोडक्ट ऑफरिंग ऐसा समझिए कि आप अगर अपने फैमिली के साथ अपने क्लॉथ शॉपिंग पे जा रहे हैं, तो दे हैव वैरायटी फॉर एवरीवन इन योर फैमिली, बी इट किड्स, वुमेन, मेन और उसके अलावा अपैरल्स भी और घर के कुछ सामान भी इनके पास रहते हैं। सो ये आप सारी शॉपिंग अपनी फैशन रिलेटेड शॉपिंग स्पेसिफिकली स्टाइल बाज़ार से कर सकते हैं। सो उसके अलावा लास्ट 3 इयर्स की अगर इनकी परफॉर्मेंस देखेंगे तो बहुत बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड है इनका। 3 इयर्स का अगर रेवेन्यू सीएजीआर देखेंगे हम तो 35% से इन्होंने ग्रो किया है लास्ट 3 इयर्स से और 26% से अपना स्टोर काउंट बढ़ाया है। सो व्हिच इज़ अ ग्रेट थिंग। उसके अलावा अगर इनका रेंटल स्क्वायर फीट देखेंगे, सो हम ऐसे बिज़नेसेस को जज कैसे करेंगे इनके एक्सपांशन को कि जैसे-जैसे इनका रेंटल स्क्वायर फीट बढ़ेगा, मतलब रेंटल स्क्वायर फीट बढ़ना मतलब इन्होंने और एक स्टोर रेंट के लिए ले लिया। मतलब स्टोर एक्सपांशन कर रहे हैं तो इनकी स्क्वायर फुट एरिया बढ़ेगी और इनका रेंट भी वैसे ही इंक्रीज़ होगा। सो इनका रेंटल स्क्वायर फीट एरिया अभी 2.3 मिलियन तक पहुँच गया है। उसके अलावा स्टेट्स और सिटी की बात करें तो ये 9 स्टेट्स में है और जैसे कि हमने बात किया था कि ईस्टर्न प्रेज़ेंस इसका ज़्यादा है और कंपनी इज़ नाउ ट्राइंग टू एक्सपांड ऑल ओवर इंडिया। सो करंटली कंपनी 9 स्टेट्स में है और 189 सिटीज़ में है और उसके अलावा सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ स्टाइल बाज़ार जैसे कंपनी को जभी भी आप स्टडी कर रहे हैं ना, तो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ इनका एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया हो जाता है इनको जज करने का। आप ऐसे अज़्यूम कर सकते हैं कि जो समझो कंपनी का पहले 5 स्टोर हुआ करता था। अब उन्होंने 5 स्टोर और ऐड कर दिए, तो टोटल स्टोर उनके 10 हो गए। जो 5 स्टोर थे ना, वो समझो पुराने थे और जो ये 5 नए स्टोर हैं ना, वो उन्होंने नए ऐड किए हैं। अब कोई भी नया स्टोर जब भी ओपन करता है, आपने भी अपने सिटी में नोटिस किया होगा कि कोई भी नया स्टोर जो भी ओपन होता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वो प्रोडक्ट ऑफरिंग अच्छा कर रहा है या नहीं, बट आप उधर ज़रूर जाएँगे देखने के लिए कि मेरे सिटी में नया खुला क्या है या स्टफ लाइक दैट। अब आप रिपीट कस्टमर उसके तभी बनेंगे जब भी आपको वो प्रोडक्ट अच्छा लगा हो, वो जगह अच्छी लगी हो, तभी आप उसको वापस अपना रेवेन्यू देंगे, मतलब उसको वापस पैसे देने जाएँगे। यू विल गो टू देम टू ऐड वैल्यू टू देयर बिज़नेस। तो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ यही दर्शाता है कि जो पुराने 5 स्टोर थे ना, उनमें उनमें से रेवेन्यू कितना आ रहा है कि रिपीट कस्टमर्स कितने हैं और वो रेवेन्यू कितना जनरेट कर पा रहे हैं और नंबर्स ये नंबर समझे जाते हैं नए स्टोर्स को हटा के। सो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ इनका H1 FY26 में 10% था। उसके अलावा अगर ब्रांड्स की बात करें ना, तो इनके पास 11 अपने प्राइवेट लेबल ब्रांड्स हैं और जिनसे इनका रेवेन्यू 59% ऑफ देयर रेवेन्यू इनके खुद के ब्रांड से ही आता है। उसके अलावा
सेल्स पर स्क्वायर फीट इसकी बात करेंगे ना अगर, तो इट्स 768 रुपीज़, मतलब पर स्क्वायर फीट जो इन्होंने रेंट किया है, पर स्क्वायर फीट पे ये लोग 768 रुपीज़ कमाते हैं, और ये लोग प्रॉफ़िट तभी कर पाएँगे जभी जो इनका रेंट का अमाउंट है, वो बहुत कम हो इनके सेल्स पर स्क्वायर फीट से। उसके अलावा H1 की परफ़ॉर्मेंस देख लेते हैं। H1 से पहले मैंने आपको Q2 की परफ़ॉर्मेंस तो बता ही दी कि ये इसने 71% ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रो किया था, और 676% प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रो किया। सो वी विल गो डायरेक्टली टुवर्ड्स H1 का रिज़ल्ट। एच वन के रिज़ल्ट से पहले ना मैं आपको समझा दूँ कि इन्होंने ना अपना अकाउंटिंग फ़ॉर्मेट चेंज किया है। पहले ये लोग फ़ॉलो करते थे प्री इंड एएस, और एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, और अभी ये लोग फ़ॉलो करते हैं इंड एएस ओनली, जो एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है। सो उसके अकॉर्डिंग हम रिज़ल्ट्स डिस्कस करते हैं, और ये जो क्वार्टर 2 में इनका एक्सेप्शनल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकला है ना, उसके 2 रीज़न्स हैं, वो भी हम इसी पॉइंट के बाद डिस्कस करते हैं। सो H1 अगर कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर H1 से ये साल का H1 कंपेयर करेंगे, तो 55% रेवेन्यू ग्रोथ थी, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज़ 672%। सो अब ये 672% नंबर कहाँ से आता है? एक रीज़न तो इसका ये है कि जो लास्ट इनका लास्ट ईयर में जो सेम H1 में, लास्ट ईयर के H1 में इनका लॉस था, ओके? सो लॉस से अगर आप प्रॉफ़िट में आते हैं ना, तो वो नेगेटिव से जब पॉज़िटिव में आएँगे, तो नंबर विल बी इन्फ्लेटेड, और इनका पॉज़िटिव भी कुछ ऐसा 1-2 करोड़ का प्रॉफ़िट नहीं आया है। इनका प्रॉफ़िट आया है 51.5 करोड़ का। सो दैट इज़ द वन ऑफ द रीज़न कि आपको 676% का प्रॉफ़िट ग्रोथ दिख रहा है। और दूसरा रीज़न इनका क्या है कि जो इन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज किया है, उस वजह से इनको एक एक्सेप्शनल गेन हुआ है अराउंड 50 करोड़ का। सो अगर आप बिज़नेस के पर्सपेक्टिव से देखेंगे ना, तो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज़ 1.5 करोड़ ओनली। बट क्योंकि इनको वो एक्सेप्शनल गेन हुआ है, वन टाइम एक्सेप्शनल गेन हुआ है, क्योंकि इन लोग ने अपना अकाउंटिंग फॉर्मेट चेंज किया है, उसके वजह से इनको एक गेन हुआ है, व्हिच इज़ ऑफ अराउंड 49.5 टू 50 करोड़। तो अगर कोई भी इस रिज़ल्ट को ऐसे देखेगा ना कि उन्होंने एक स्क्रीनर ओपन कर दिया और देख लिया कि 51.5 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स किया है, एंड इट इज़ अराउंड 76% का ग्रोथ है कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। H1 से कंपेयर करेंगे और ये H1 से कंपेयर करेंगे, तो इतना ग्रोथ है। तो ऑब्वियसली दे विल पुट देयर मनी इन दिस स्टॉक, बट द रीज़न बिहाइंड स्टॉक की इतनी पिटाई क्यों हो रही है, सबसे बड़ा रीज़न यही है। वन ऑफ द सबसे बड़ा रीज़न यही है, एक्चुअली 2 रीज़न्स हैं। दूसरा रीज़न हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो बात करेंगे। द वन ऑफ द मेन रीज़न्स इज़ दिस कि इन्होंने अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो चेंज किए हैं, उसकी वजह से इनको एक्सेप्शनल गेन हुआ है, और वो एक्सेप्शनल गेन की वजह से हमको ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बहुत बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सो इसके बारे में टुवर्ड्स द एंड भी बात करेंगे। उसके अलावा H1 की परफॉर्मेंस तो देख ली। उसके बाद कंपनी के ऑपरेशनल मैट्रिक्स देखते हैं। सो कंपनी का अगर सेल्स पर स्क्वायर फीट बात करेंगे ना, तो सेल्स पर स्क्वायर फीट इज़ इंक्रीज़ बाय 12%। उसके बाद एवरेज ट्रांज़ैक्शन वैल्यू इनकी स्लाइटली डिक्रीज़ हुई है, जो प्रीवियस H1 में 977 था, अभी वो 958 है। सो मतलब कंपनी ने इसके बारे में कुछ बात तो की नहीं है। ऑब्वियसली आप कितना ही बात कर लोगे इसमें, मतलब 20 रुपीज़ इज़ डिक्रीज़्ड इन एवरेज ट्रांज़ैक्शन वैल्यू, उसके लिए तो कोई मैनेजमेंट बोलेगा भी नहीं। बट वन ऑफ द रीज़न कैन बी कि अभी रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने जीएसटी रिड्यूस किया था, सो अभी 1000 टू 2500 तक की शॉपिंग पे ना आपको पहले 18% जीएसटी लगती थी आई गेस, और अभी वो 5% जीएसटी लगती है। सो जो ये कंपनी को फ़ायदा हुआ है ना इससे, वो कंपनी एज़ अ डिस्काउंट कस्टमर्स को पास करती है। तो ऑब्वियसली अगर वो सेम चीज़ विद डिस्काउंट खरीद रहे हैं, लास्ट ईयर भी उतना ही खरीद रहे थे, ये साल भी इतना ही खरीद रहे हैं, तो बट डिस्काउंट की वजह से जो बेनिफिट्स कंपनी पास कर रही है, उसकी वजह से आपकी एवरेज ट्रांज़ैक्शन वैल्यू नीचे जाएगी। सो ये तो हो गई स्टोर काउंट की बात, और सेल्स पर स्क्वायर फुट की बात। उसके अलावा कंपनी के इन्वेंटरी डेज़ भी कम हुए हैं, और ट्रेड पेबल्स भी कम हुए हैं, और क्वांटिटी सोल्ड अगर देखेंगे ना आप, ईयर ऑन ईयर अगर कंपेयर करेंगे, हाफ ईयरली प्रीवियस ईयर और हाफ ईयरली इस साल से, तो 55% ग्रोथ है। मतलब प्रीवियसली कंपनी ने 22.24 मिलियन यूनिट सेल किए थे ऑफ देयर क्लोथिंग, अपैरल्स, मर्चेंडाइज़, कुछ भी बोल सकते हैं। तो इस साल कंपनी ने 34.57 मिलियन यूनिट सेल किए। सो व्हिच इज़ ग्रेट परफॉर्मेंस, मतलब फुटफॉल भी आपका बढ़ रहा है, इससे मालूम पड़ रहा है, और रिपीट कस्टमर्स भी आ रहे हैं।
लाइक वी डिस्कस्ड अर्लियर। सो अभी सेल्स मिक्स देख लेते हैं कंपनी का। सो ये स्लाइड ना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। सो 3 स्लाइड्स होंगी, 3 स्लाइड्स में हम समझेंगे कि इनका जो सेल्स मिक्स है ना, वो कैसे इनके बेनिफिट में जा सकता है, आगे जाके भी। सो पहले हम डिस्कस करते हैं प्राइवेट लेबल्स के बारे में। सो प्राइवेट लेबल होता क्या है? प्राइवेट लेबल ऐसे समझ लीजिए आप कि कंपनी जो प्राइवेट लेबल करती है ना, वो कंपनी इन हाउस मैन्युफैक्चर करती है और बाद में अपने स्टोर पे ही वो बेचती है। सो जो भी चीज़ आप इन हाउस मैन्युफैक्चर करेंगे, पहले तो आपका कॉस्ट पे कंट्रोल होगा और रॉ मटेरियल आपका सोर्सिंग में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा और आपकी मार्जिन्स भी डेफ़िनिटली हाई होंगी क्योंकि आप उसको बना भी अपने इन हाउस ही रहे हैं और बेच भी अपने स्टोर पे ही रहे हैं। सो कंपनी को अपना प्राइवेट लेबल कंट्रीब्यूशन जो कि है अभी 59%, उसको करना है आगे जाके 65% FY 27 तक। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ कि आप जितना प्राइवेट लेबल कंट्रीब्यूशन अपने रेवेन्यू में बढ़ाएँगे ना, उतना ही ज़्यादा आपकी मार्जिन्स बढ़ेंगी और आपकी मार्जिन्स बढ़ेंगी तो उतना ही ज़्यादा आपको बॉटम लाइन में यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में फ़ायदा होगा। सो कंपनी का प्राइवेट लेबल कंट्रीब्यूशन था 48% लास्ट ईयर और ये साल उसका कंट्रीब्यूशन हो गया है 59% और जैसे कि मैंने बताया कि 65% लेके जाना है कंपनी को टुवर्ड्स FY 27। उसके अलावा देखते हैं कि इनका बाइंग मिक्स क्या है? मतलब बाइंग मिक्स मतलब कितने मेल्स शॉपिंग कर रहे हैं, कितने फीमेल शॉपिंग कर रहे हैं और कितने शॉपिंग बच्चों के लिए हो रही है। सो लास्ट ईयर इनका 42% था मेल सेक्शन से और ये साल है 41% और लास्ट ईयर वुमेन सेक्शन से इनका था 30% जो कि 31% हो गया है और किड्स सेक्शन भी 1% से बढ़ा है जो कि लास्ट ईयर 28% था और इस साल 29%। ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि अगर आपने ट्रेंड भी देखा होगा शॉपिंग का कि फीमेल्स और चिल्ड्रन का जो शॉपिंग रहता है ना, वो डिले नहीं होता है कभी भी। बट जो मेल्स का शॉपिंग होता है, दे विल थिंक अबाउट शॉपिंग एनीथिंग मतलब वो ऐसे सोचते हैं कि आई वुड रादर बाय फॉर माय फैमिली फर्स्ट और उसके बाद जो भी बच गया तो आई विल स्पेंड मनी ऑन दैट। तो ऐसा जो कस्टमर है ना, उससे कहीं ज़्यादा बेटर इज़ वुमेन कस्टमर एंड चिल्ड्रन का जो सेल्स होता है वो। अगर आप लॉजिकली सोचेंगे और बिज़नेस पर्सपेक्टिव से सोचेंगे, इमोशनल कनेक्ट हटा के। तो जैसे-जैसे इनका बच्चों का सेल्स और वुमेन का सेल्स बढ़ते जाएगा ना, तो इनके रेवेन्यू में भी दिखेगा और बॉटम लाइन में भी दिखता जाएगा वो। उसके अलावा कंपनी का एक कोर स्ट्रैटेजी ये है कि इनके पास ना इन्होंने अपने मार्केट्स को 2 मार्केट में बाइफरकेट किया है। एक इनका कोर मार्केट जो कि है ओडिशा, वेस्ट बंगाल, असम और बिहार और जो इनका फ़ोकस मार्केट है, जिस मार्केट पे इनको फ़ोकस करना है, आगे जाके एक्सपांशन करना है और उधर से रेवेन्यू शेयर गेन करना है। वो फ़ोकस मार्केट इनका हो जाता है झारखंड, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। सो कंपनी का जो फ़ोकस मार्केट का रेवेन्यू शेयर था ना, वो लास्ट ईयर 14% था और इस साल 16% है। सो कंपनी जो स्ट्रैटेजी पे चल रही है कि उनको ऑल ओवर इंडिया एक्सपांड करना है और एक लोकल प्लेयर बन के नहीं रह जाना है विद इन 9 स्टेट्स बट उनको ऑल ओवर द कंट्री एक्सपांड करना है। सो दैट इज़ वर्किंग इन देयर फेवर क्योंकि इनका रेवेन्यू परसेंटेज भी उधर से बढ़ गया है। सो दिस वाज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड समझने के लिए कि प्राइवेट लेबल्स और सेल्स मिक्स और दूसरा मार्केट्स एक्सपांशन जो इनकी जो स्ट्रैटेजी है ना, वो इनके फेवर में काम कर रही है। सो पीएनएल देख लेते हैं। पीएनएल हमने डिस्कस तो किया ही है सब कुछ, सो दिस स्लाइड इज़ फॉर योर रेफरेंस ओनली, आप देख सकते हैं। सो अभी पॉइंट आता है कि एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड फॉर स्टाइल बाज़ार, बट प्रॉब्लम आ कहाँ पे रही है मतलब स्टॉक की इतनी पिटाई क्यों हो रही है? सो स्टॉक की पहला पॉइंट तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही मतलब स्टार्टिंग में नहीं, अभी 5-6 मिनट पहले ही हमने डिस्कस किया कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन्होंने चेंज किए ना, उसके वजह से वो जो 50 करोड़ का इनको गेन हुआ है ना, दैट इज़ वन टाइम गेन और वो आगे जाके कंटिन्यू नहीं होने वाला है। सो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग जो मार्केट के प्लेयर्स ने पकड़ा है कि आपका ये 50 करोड़ का बिज़नेस से प्रॉफिट नहीं हुआ है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के चेंज होने से प्रॉफिट हुआ है। बिज़नेस से तो आपको 1.5 करोड़ ही प्रॉफिट हुआ है ये क्वार्टर में। उसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है ना, वो है इनकी गाइडेंस। मतलब अगर आप H1 में इनको देखेंगे ना,
तो इन्होंने 50% के अराउंड H1 लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो रेवेन्यू 50% से बढ़ गया है इनका। बट जो इनकी गाइडेंस है ना पूरे साल की, वो अब हो जाती है 30%। मतलब मैनेजमेंट गाइड करती है कि हमने 50% भले H1 में किया है, बट आगे जाके पूरे साल का अगर हमको आप देखेंगे ना तो हम 30% रेवेन्यू गाइडेंस ही देते हैं। और ये क्यों देते हैं रेवेन्यू गाइडेंस 30% का? क्योंकि पहली बात तो जो इनका Q2 अच्छा गया है ना इतना, वो इस वजह से भी गया है कि जो फेस्टिव सीज़न होता है ना, जो यूजुअली Q3 में आता है, जो समझिए नवंबर में फेस्टिवल सीज़न आते हैं, वो इस बार प्रीपोन हो गए थे Q2 में, तो इस वजह से इनको गेन हुआ Q2 में। और आगे जाके समझिए जो वेडिंग सीज़न रहेगा, विंटर सीज़न रहेगा, उसके लिए भी ये लोग देखेंगे कि कैसा परफॉर्मेंस रहता है कंपनी का और फिर गाइडेंस देंगे। सो अगर आप H1 का कंपेयर करेंगे 50% और H2 का अगर आप रेवेन्यू देखेंगे ना, तो H2 में अकॉर्डिंग टू देयर गाइडेंस ऑफ 30%, तो H2 में ये सिर्फ़ 5% करने वाले हैं, 5 टू 10% रेवेन्यू ग्रोथ करने वाले हैं। सो जो कंपनी H1 में 50% टू 55% ग्रो कर रही है, अब वो ही बोल रही है कि हम ओवरऑल 30% ग्रो करेंगे, यानी कि आप H1 में ओनली 10% ग्रो करने वाले हैं। सो दिस इज़ द सेकंड बिगेस्ट नेगेटिव थिंग अपार्ट फ्रॉम दैट अकाउंटिंग स्टेटमेंट का एक्सेप्शनल गेन। उसके अलावा ऑपरेटिंग मार्जिन्स जो है ना इनके कंपनी के, ऑपरेटिंग मार्जिन्स आर गेटिंग अफेक्टेड कि वो कम होते जा रहे हैं क्योंकि कंपनी इज़ इन द फेज़ ऑफ ग्रोथ एक्सपांशन, मतलब वो कंटिन्यूअस अपने स्टोर्स एक्सपांड करते जा रहे हैं, यानी कि इनका खर्चा बढ़ते जा रहा है। इस वजह से इनको मार्जिन्स कम रखनी पड़ रही है अपने प्रोडक्ट्स की भी। उसके अलावा मैनेजमेंट की एक थोड़ी बहुत पॉजिटिव कमेंट्री अगर हम बोल सकते हैं, तो मैनेजमेंट बोल रहा है कि Q3 का जो स्टार्ट हो गया है ना, मतलब अक्टूबर मंथ में हमने अक्टूबर-नवंबर मंथ जो भी है अभी, हमने नोटिस किया है कि जो विंटर सीज़न है ना, विंटर के जो क्लोथ्स रहते हैं, वो काफ़ी बिक रहे हैं। मतलब विंटर इज़ गोइंग टू बी गुड इन दिस सीज़न। और उसके अलावा ये सीज़न में छठ पूजा भी थी और Q3 में छठ पूजा भी थी और उसके अलावा अब वेडिंग सीज़न भी आने वाला है। सो मैनेजमेंट इज़ सेइंग कि गिव अस टाइम टिल Q3 और हम शायद से डायरेक्टली तो मैनेजमेंट ने कुछ नहीं बोला है, बट शायद से दे माइट इंक्रीज़ देयर गाइडेंस टुवर्ड्स ऐसा 40% भी इन लोग गाइडेंस इंक्रीज़ कर देंगे ना, तो दैट विल बी अ गुड थिंग फॉर द स्टॉक और स्टॉक उधर से ही भागना चालू कर देगा। बट यही चीज़ मैनेजमेंट नहीं कर रही है कि मैनेजमेंट बहुत कंज़र्वेटिव है। वो बोलते 30% है बट करते 50% है। और उसके बाद प्लेयर्स को मार्केट प्लेयर्स को समझ में आ नहीं रहा है कि हाउ टू लुक एट स्टाइल बाज़ार, वेदर टू लुक एट इट एज़ अ 30% सेल्स इंजन और अ 50% सेल्स इंजन। तो ये कन्फ्यूज़न है। उसके अलावा सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो है ना, वो भी इनकी सबड्यूड थी क्योंकि फेस्टिव सीज़न इज़ ऑब्वियसली शिफ्टेड। तो ये सारी रीज़न्स हैं ना, जो स्टॉक को बहुत नीचे धकेल रही हैं। ये सारे रीज़न्स की वज़ह से स्टॉक आपने देखा होगा कि बहुत प्रेशर में है। उसके अलावा इसके कॉन्स के बारे में तो हमने बात कर ली स्टॉक के और रीज़न्स के बारे में भी बात कर दी कि क्यों स्टॉक नीचे जा रहा है। फ्यूचर आउटलुक क्या है स्टॉक का, वो देख लेते हैं और उसके बाद एक बार फॉरवर्ड पीई भी देख लेते हैं कंपनी का। फ्यूचर आउटलुक यही है कि अगर आप स्टाइल बाज़ार के स्टोर्स में जाते हैं ना, तो आप अपने एंटायर फैमिली की शॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है? और अगर आप अपने एंटायर फैमिली की शॉपिंग कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप अपने वॉलेट में से बहुत पैसे दे रहे हैं कंपनी को, सो व्हिच इज़ अ गुड थिंग। उसके अलावा कंपनी 40 टू 50 स्टोर्स ओपन करने वाली है अभी और कंपनी ने ऑलरेडी 36 स्टोर्स तो ओपन कर दिए हैं। मतलब जो गाइडेंस इनका था 40 टू 50 स्टोर्स इन FY 26, उसमें से 36 स्टोर्स तो इन्होंने ओपन कर ही दिया है। उसके अलावा जो जीएसटी रिडक्शन हुई है, सो जीएसटी रिडक्शन इज़ रियली बेनिफिशियल फॉर दिस कंपनी क्योंकि जितना लोगों के पास पैसा बचेगा, वो लोग दे विल स्पेंड देयर मनी ऑन दीज़ कंपनीज़ ओनली। कपड़ों पे खर्चा करेंगे, ज्वेलरी पे खर्चा करेंगे, खाने-पीने पे खर्चा करेंगे। उसके अलावा कोई भी अगर आप देखेंगे ना इंडिया में कोई प्रोमिनेंट प्लेयर नहीं है। जैसे हम फॉरेन कंट्रीज़ से कंपेयर करेंगे ना तो देयर आर बिग रिटेल चेन्स जो कि डोमिनेट करके बैठी हैं पूरे कंट्री को। बट इंडिया में कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है, सो स्टाइल बाज़ार इज़ एमिंग टू बी दैट प्लेयर और वो इनकी ग्रोथ एक्सपांशन स्ट्रैटेजी से प्रूफ भी होता है कि कंपनी इज़ ग्रोइंग फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया टू अदर स्टेट्स एज़ वेल। उसके अलावा कंपनी की जो कमेंट्री थी अबाउट अक्टूबर और नवंबर मंथ की पॉजिटिव थी कि दे आर सीइंग गुड विंटर्स कमिंग
गोइंग फॉरवर्ड गुड विंटर्स एंड स्टार्ट ऑफ द सीजन इज़ वेरी गुड, वेडिंग सीजन आने वाला है और स्टफ लाइक दैट। सो और जो लास्ट पॉइंट है कि कंपनी जिधर-जिधर एक्सपांड कर रही है, आई मीन जो फ़ोकस स्टेट्स हैं कंपनी की, वो बहुत अच्छे तरीके से परफ़ॉर्म कर रही है और रेवेन्यू शेयर भी उनसे बढ़ रहा है। सो ओवरऑल अगर हम इसके फॉरवर्ड की पीई की बात करेंगे ना कि वैल्यूएशन वाइज़ अगर बात करेंगे और वैल्यूएशन में ना इसकी वैल्यूएशन में आपको वो 50 करोड़ का प्रॉफ़िट हटाना ही पड़ेगा। सो अगर कंपनी की गाइडेंस 30% ही रहती है, 30% के हिसाब से ही अगर हम वैल्यूएशन करेंगे ना इसको, तो कंपनी का पीई विल बी अराउंड 43.62। और अगर हम इसका गाइडेंस थोड़ा बढ़ा भी दें कि H1 में कंपनी ने 50% कर दिया, तो H2 में 20% तो कर ही देगा। सो ओवरऑल गाइडेंस आई गेस विल बी 20 टू 30% करेगा, तो ओवरऑल गाइडेंस विल बी कि आपकी सेल्स ग्रोथ 40% से ग्रो कर रही है। और इनका जो पैट मार्जिन है ना, कंपनी ने जो बोला है कि जितना भी कंपनी रेवेन्यू करेगी, उस पे 2 टू 3% कंपनी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अ, ये कन्वर्ट कर सकती है। सो उसके हिसाब से अगर 30% ग्रोथ पे हम देखें, तो द पीई विल बी अराउंड 43 और 40% ग्रोथ पे हम देखेंगे तो पीई विल बी अराउंड 40। तो ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है। बट द वन ऑफ द मेजर थिंग इज़ दिस ऑल्सो कि जो कॉज़ ऑफ कंसर्न है कि आप 40 टू 45 के पीई पे आपका गाइडेंस इज़ 30%। सो एटलीस्ट 40% तो आपका गाइडेंस होना चाहिए और आपको उतना एग्ज़ीक्यूट भी करना चाहिए टू जस्टिफाई इतना हाई पी। सो यही सारी चीज़ें हैं कि स्टाइल बाज़ार का स्टॉक इतना नीचे जा रहा है और व्हाट वर द प्रोस एंड कॉन्स अबाउट स्टाइल बाज़ार, ये सब हमने डिस्कस किया ये वीडियो में। सो दैट वाज़ इट अबाउट दिस वीडियो। लेट मी नो आपके थॉट्स अबाउट दिस कंपनी एंड कोई भी अगर आपके डाउट्स रहेंगे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी